डियर स्टूडेंट, हम लोग का ये चैप्टर चल रहा था द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द नेचर एंड मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मतलब भारत में जो बेरोज़गारी पाई जाती है उसके क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो बेरोज़गारी है, ये जो अभी हमने आपसे इससे के पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया कि भारत की जो ग्रोथ है, भारत का जो डेवलपमेंट है, इस मार्ग में बेरोज़गारी जो है ये एक बहुत बड़ा कारक है। तो इस बेरोज़गारी को हम कैसे टेकअप करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इस समस्या से उबर सके, या इस समस्या का हम समाधान किस प्रकार करें। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या क्या किया गया है कि हम बेरोज़गारी की समस्या, हमारी जो इकॉनमी है जो बेरोज़गारी की समस्या से गुजर रही है, या बेरोज़गारी की समस्या एक बहुत बड़ा बाधक है उसके मार्ग में, उस समस्या पर हम अब विचार करने जा रहे हैं। तो आपकी हेडिंग होगी अनएम्प्लॉयमेंट a serious problem. Unemployment a serious problem. तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एक सीरियस प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति जो कार्य करने के इच्छुक हैं, जिनमें कार्य करने की योग्यता है, क्षमता है, क्वालिफिकेशन है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। दैट मीन्स हमने अपने देश में जो मैन पावर को जेनरेट किया इतने सालों में, जो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया, जो इन्वेस्टमेंट किया, आज जब वो कार्य करने के सक्षम हैं तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसका मतलब कि हम अपने वर्किंग फोर्स की या वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको हम व्यर्थ जाने दे रहे हैं, वो व्यर्थ जा रही है। इसलिए ये कहा जाता है कि बेरोज़गारी जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। पर्सनली तो ये प्रॉब्लम है ही, लेकिन ओवरऑल एज ए इकॉनमी या भारत के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो दिस इज अ वेरी मच सीरियस प्रॉब्लम ऑन द वे टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला पॉइंट है मानव शक्ति का व्यर्थ जाना, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा है सामाजिक समस्याओं का जन्म, सामाजिक समस्याओं का जन्म। अब देख लीजिए, एक जनरल एस्पेक्ट से देखिए, एक क्वालिफाइड व्यक्ति है, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, परिवार के लोग भी उसको बार बार इस बात का एहसास कराते हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, जाओ कहीं नौकरी ढूंढो, कहीं नौकरी ढूंढो। अब वो बच्चा इतना सहम सा जाता है क्योंकि उसने अपनी लगन, अपनी मेहनत इतने लंबे सालों तक लगातार वो इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो उसकी पढ़ाई पूरी होगी, कब उसे नौकरी मिलेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों वश अर्थव्यवस्था की कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ना होने की वजह से हम अपने सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी दशा में जो एक से एक क्वालिफाइड बच्चे होते हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी सोच, उनके आचार विचार, उनका दृष्टिकोण, जीवन के प्रति उनका नज़रिया सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसे हालात में कभी कभी देखने में आया है कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बच्चों को आ जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोरी, डकैती, बेईमानी, गलत तरीके से धन अर्जित करना, अनैतिक आचरण करना, शराब वगैरह की आदत उनको लग जाती है, जुए वगैरह की मतलब इस तरह की जो सोशल डिमेरिट्स आते हैं बच्चों के में, वो इसी वजह से काफ़ी हद तक आते हैं कि उनकी जो क्षमता होती है या जो उनके माइंड का जो सही उनको डायरेक्टिव मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल पाता है। तो ये एक सामाजिक समस्या को भी जन्म देता है। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, जो कि देश की इकॉनमी की एक समस्या है, ये धीरे धीरे समाज में घुसती चली जाती है, सामाजिक परिवेश को हमारे खराब करती है, सामाजिक परिवेश को नष्ट करती है। तो आर्थिक के साथ ही साथ मानव मतलब सोशल
एनवायरनमेंट में भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राजनीतिक अस्थिरता या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से तात्पर्य ये है कि जो देश के सत्तारूढ़ दल होते हैं यदि वो बार बार बदलते रहते हैं, उनकी पॉलिसीज़ में लगातार चेंज आता रहता है, उनमें अस्थिरता आती रहती है, उनकी नीतियों में बार बार परिवर्तन होता रहता है, इन सब कारणों से भी इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आता है वो हमारी इकोनॉमी पे आता है, हमारी अर्थव्यवस्था पे आता है, जॉब जनरेशन पे आता है, जॉब क्रिएटिविटी पे आता है, और इस कारण भी बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक संपन्नता की कमी। बहुत ही सिंपल और कोरिलेटेड पॉइंट है कि जब किसी भी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल पाएगा तो उसकी आय कम हो जाएगी, और बेरोज़गारी में वृद्धि के साथ ही साथ ये जो सामाजिक दुष्परिणाम हमने आपको बताए वो सब उत्पन्न होते हैं, और इन सब कारणों से जो उसका परिवार का, उसका इंडिविजुअल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो जब इंडिविजुअल जब किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो पाता तो इसका ओवरऑल प्रभाव जो होता है वो हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। मतलब आर्थिक संपन्नता की भी कमी हमारी अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य दुष्परिणाम में ये होता है कि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं तो लोगों की आय कम होती है, आर्थिक संपन्नता नहीं होती है। जब लोगों की आय कम होती है तो लोग कुपोषण का शिकार होते हैं, गलत आदतों का शिकार होते हैं, और बेरोज़गारी की कतार इतनी लंबी होती है कि वो कम मात्रा में या अल्प बेरोज़गारी की स्थिति में या कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे जो उनके मालिक होते हैं वो उनका शोषण भी कर लेते हैं। शोषण करने की स्थिति में भी वो लोग आ जाते हैं, उनको मजदूरों को या श्रमिकों को समय पर या पेट भरने तक के लिए भोजन की उपलब्धि नहीं होती है। कुपोषण का शिकार होने की वजह से उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिस कारण की मृत्यु दर भी बढ़ती है। तो ये कहना कि कोई एक पर्टिकुलर कारण जो है वो बेरोज़गारी के लिए जिम्मेदार है, कहना बहुत मुश्किल है। और इस बेरोज़गारी से कोई डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट आता है सोसाइटी पे, ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए इनडायरेक्ट इफेक्ट, या आप कह सकते हैं ये जो समस्या है केवल उस इंडिविजुअल की ना हो कि पूरे समाज की हो जाती है, पूरी अर्थव्यवस्था की हो जाती है, पूरे देश की ये समस्या हो जाती है। अगर कोई एक व्यक्ति या एक समुदाय या कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो ये समस्या केवल उनकी अपनी नहीं है, अपनी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनके परिवार की, उनके समाज की, उनके सोसाइटी की, क्योंकि इसका इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, और अल्टीमेटली पूरे अर्थव्यवस्था की और पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी पे इस चीज़ का या इस कारक का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे इसमें नेक्स्ट फ्रेज में कि भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है, इन पर्टिकुलर व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अभी तक हम लोगों ने जनरल एस्पेक्ट पे डिस्कशन किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं। नाउ इन पर्टिकुलर इंडिया के रेफरेंस को देखते हुए हम आपको मेन पॉइंट्स बताने जा रहे हैं कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहला कारण है भारत की जनसंख्या। वेल नोन रीजन फॉर ऑब्स्ट्रैक्शन इन ग्रोथ, विकास के मार्ग में आने वाला सबसे प्रमुख कारण है। हम कितना भी विकास कर लें, हर सेक्टर का विकास कर लेते हैं, लेकिन हमारे विकास की दर जो है जनसंख्या वृद्धि की दर की अपेक्षाकृत उतनी नहीं हो पाती। इसलिए हमारी ग्रोथ जो है, हमारा विकास जो है उतना नहीं हो पाता जितना कि विकास की
तय होती है। तो बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है विकास के मार्ग में। दूसरा है हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, ये कहा जाता है कि ये जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, केवल सैद्धांतिक पढ़ाई हम अपने बच्चों को कराते हैं। हमारे लिए इस समय बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लॉन्च करी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य ही है कि लोगों को जो शिक्षा दी जाए वो उनकी टेक्निकल एजुकेशन आगे आने वाले भविष्य में उनको जॉब जनरेशन के उद्देश्य से ही, मतलब जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पर नई शिक्षा प्रणाली में विशेष रूप से जोर दिया गया, ताकि इस समस्या से हम अपने युवकों को, अपने नौजवानों को निकाल सकें। नेक्स्ट है हस्तकला एवं लघु उद्योगों की अवनति। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो कला है, जो संस्कृति है, जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमें देखने को मिलती थी, आज वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो यदि इसको हम बढ़ाएं, हैंडीक्राफ्ट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम डेवलप करें, तो भी हम कुछ हद तक या कुछ स्केल तक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण नियोजन, डिफेक्टिव प्लानिंग। इसमें ये कहा जाता है कि हमारे देश में लगातार जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 से नियोजन का कार्य चल रहा है। हम लोग अपनी पंचवर्षीय योजनाएं लगातार बनाते आ रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं रोजगार मूलक नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है। जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी उतनी नहीं है, उतनी इफेक्टिव पॉलिसी नहीं है कि वो जॉब जनरेट कर सके। तो इस ओर भी ये भी एक बहुत बड़ा कारक है। जो हमारी योजनाएं, जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाती हैं, उसमें हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉलिड या प्रॉपरली हमें टेकअप करना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, मंद पूंजी निर्माण गति, स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे यहाँ का जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ये कैपिटल फॉर्मेशन है, इसकी जो रेट है वो कंपैरेटिवली एडवांस कंट्रीज़ की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति ही वो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी सेविंग कम है। सेविंग करने से कम होने से कैपिटल फॉर्मेशन कम है। कैपिटल फॉर्मेशन कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से फिर इनकम कम है। तो ये विशेष सर्किल जो है, ये हमारी अर्थव्यवस्था में लगातार रोजगार सुविधाओं की दर में कमी कर रहा है। अगर हमें रोजगार को इम्प्रूव करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, तो हमें अपने कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही साथ हमें अपनी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, उससे अपने आप को उभारना पड़ेगा। हमारे जो कृषक हैं, हमारा जो रूरल एरियाज़ है, जो गांव में अधिकांश जनता रहती है, वो आज भी परंपरावादी, रूढ़िवादी, पुराने विचारधाराओं को मानने वाली या पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन यापन करने वाली है, जो अपनी आय का अधिकांश भाग जो है वो खर्च कर देती है पुराने रीति रिवाजों में, रूढ़वादिताओं में, परंपराओं में। इन सब चीज़ों से हमें अपने समाज को उभारने की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हमें अपने उद्योगों में मैकेनाइजेशन और यंत्रीकरण या मॉडर्नाइजेशन भी करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कम हुई हैं, उसके पीछे ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि एक समय था कि केवल पुरुष वर्ग जो था वो रोज़गार के लिए निकलता था। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। आज स्त्री और पुरुष दोनों रोज़गार की लाइन में लगे हुए हैं। दैट मीन्स दोनों को रोज़गार की आवश्यकता है। इस स्थिति में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो उतनी बढ़ नहीं पाई।
जिसकी वजह से पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग जब दोनों ही कार्य के लिए निकलेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। फिर है कि विदेशों से भी भारतीय नागरिक हमारे यहाँ आके, जो लोग बाहर से रिफ्यूजीज आके हमारे यहाँ बस गए हैं, उनके वजह से भी हमारी जनसंख्या पे इफेक्ट आया है और जॉब अपॉर्चुनिटीज हम उतनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब दृष्टिकोण से को ध्यान में रखते हुए जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है या जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर है, वो इन सब प्रकार से हम अपनी बेरोजगारी की स्टडी या उसकी संरचना या उसके प्रकार या उसके कारणों को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जनरल इसमें भी आप डिस्कशन में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार परक शिक्षा न होने की वजह से लोगों की आय कम होती है, जिसकी वजह से उनको